Hello my dear student, once again welcome in my YouTube platform and this is अंकित तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है। बोर्ड पे मैंने उसका डायग्राम बना रखा है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा मेल से डिफरेंट होता है। मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 13 साल की उम्र के बाद होना शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा फीमेल में नहीं होता है। ये प्रोसेस जब एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल का तभी हो जाता है। ठीक है, देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है उसका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। ध्यान ये रखना है कि जो फिम्ब्री है जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा नहीं होती है। इस हिस्से को यूट्राइन फंडस कहते हैं। फंडस टर्म हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं, स्टमक में, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कार्डियक फंडस और पाइलोरिक स्टमक में क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। फंडस यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम यूट्राइन फंडस कहते हैं। यूट्रस को उर्फ जैसे नाम लगाते हैं, जैसे यूट्रस उर्फ वॉम्ब कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको कहते हैं यूट्राइन कैविटी। ये दीवाल है, सबसे अंदर वाली दीवार को एंडोमेट्रियम, बीच वाली दीवार को मायोमेट्रियम, यहाँ मेंशन किया गया है। सबसे अंदर वाली दीवार को एंडोमेट्रियम, बीच वाली दीवार को मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली दीवार को पेरीमेट्रियम कहा गया है। ठीक, इस हिस्से को सर्विक्स कहते हैं, सॉरी इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, इसको सर्विक्स कहते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको वेजाइना कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को कंबाइंडली हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल कहते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। आपको बता दें, ओवरी के ऊपर एक थिन लेयर पाई जाती है जिन्हें हम ओवराइन स्ट्रोमा कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ओवराइन स्ट्रोमा का है। ओवराइन स्ट्रोमा जो है वो कुल 2 भागों में बटी होती है। हमेशा जो इनर वाला हिस्सा होता है वो मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स होता है। यहाँ भी वैसा ही है, आउटर कॉर्टेक्स है और अंदर वाला ओवराइन मेडुला है, और पूरे स्ट्रक्चर को ओवराइन स्ट्रोमा कहा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्टेक्स वाला जोन है उसके ऊपर पाई जाती है ग्रेनुलोसा सेल। क्या पाई जाएगी? ग्रेनुलोसा सेल पाई जाती है जो डिफ्रेंशिएट होकर के ऊगोनिया बनाती है, और ऊगोनिया का जो नंबर होता है वो कपल ऑफ मिलियन होता है, और ये एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाता है। ये जो ऊगोनिया बनी है वो मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट करती है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है, लेकिन डिप्लोटिन स्टेट में जाकर के रुक जाती है और बनाती है प्राइमरी oocyte। यानी प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट तो हुआ है पर कंप्लीट नहीं हुआ है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड इन नेचर होती है। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बन जाती है, और जिसके चलते ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब जब ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है तो प्राइमरी फॉलिकल बन करके इसी फॉर्म में बेबी बॉर्न होता है, फीमेल मदर की बॉडी से बाहर आती है। उसके बाद 10 सालों के बाद बहुत सारे फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं और 60,000 से 80,000 फॉलिकल प्रत्येक ओवरी के अंदर बचते हैं। अब उस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर बहुत ध्यान से समझिएगा, उस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जब फीमेल 10 साल की होती है तो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, जिसको कंबाइनली हम लोग LH एंड FSH कहते हैं। LH का दूसरा नाम ICSS भी होता है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल जिसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल पाई जा रही है, इसके ऊपर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH काम करता है और उसको सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलोसा सेल की लेयर ही बढ़ती है, यानी ग्रेनुलोसा सेल की थिकनेस बढ़ जाती है। लेकिन आपको बता दें कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही है। ठीक, अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर 2 लेयर बनती हैं। एक बनता है थीका इंटरना
अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना बोलते हैं और बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। बच्चों अगर मैं थीका इंटरना की बात करूं तो थीका इंटरना से एक बड़ा ही बेहतरीन हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, उसके वॉइस के पिच को ज़्यादा करना, उसके मसल्स को सॉफ्ट बनाना, है ना, तमाम सारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो कि मेल से फीमेल को डिफरेंट बनाते हैं, वो सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो इसको थोड़ा हम मिटा लेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर था पूरा हमारा, ये इधर से मिटाते हैं। अब जब एस्ट्रोजन हार्मोन बन करके तैयार हो गया तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा सिग्नल भेजता है कि भाई थोड़ा और एफएसएच निकालिए, जिससे ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शियरी फॉलिकल में पहुंचता है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है, और यहाँ जो आपका प्राइमरी oocyte है बड़े ही आराम से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। चूँकि ये एक अनइक्वल डिवीज़न होता है इसलिए एक सेकेंडरी oocyte बनती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है? तो जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। एक रूडिमेंट्री बॉडी होती है जिसका कोई शरीर में रोल नहीं होता है, और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो एक बनता है सेकेंडरी oocyte और एक क्या बनता है? एक बनता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, और अब इस तरह से आपका टर्शियरी फॉलिकल बन करके तैयार हो गया। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर थोड़ा और डिफ्रेंशिएशन होता है और ये मैच्योर फॉलिकल बनाती है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम है? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर ध्यान देना है कि बाहर तो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है ही है, अंदर सेकेंडरी oocyte है ही है, लेकिन इसके चारों तरफ कुछ लेयर आपको देखने को मिलेगी। एक अंदर वाली लेयर आपको मिलेगी, ठीक है, अंदर वाली नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जोना पेलुसिडा। अंदर वाली एक लेयर मिलती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, और बाहर वाली जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर लेयर होती है, और बाहर आपको एक सेलुलर लेयर मिलेगी जिसको हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। कोरोना रेडियाटा कहते हैं, और कोरोना रेडियाटा के बाहर आपको क्या मिलेगा? आपको जो आपका ग्रेनुलोसा सेल है वो तो ऑलरेडी पाई ही जा रही है। 14 दिन तक ऐसी प्रोसेस चलती है। 14वें दिन फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से 14वें दिन फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकलता है। 14वें दिन फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से LH नाम का हार्मोन निकलता है बच्चों, और ये जो LH नाम का हार्मोन है वो क्या करता है? इस हमारे ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर काम करता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर काम करता है तब कहानी कुछ यूँ बनती है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में टूटेगा, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं आइए समझिएगा। 2 भाग हैं, एक तो हमारा सेकेंडरी oocyte है ही है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ अंदर वाली लेयर को जोना पेलुसिडा जो कि नॉन सेलुलर लेयर होती है, और उसके बाहर आपको एक लेयर मिलेगी जिसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एक और जो फॉलिकुलर सेल है जिसको हम ग्रेनुलोसा सेल कह रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल जब ब्रेक डाउन होती है तो बनाती है क्या? एक तो आपका बन गया सेकेंडरी oocyte और एक बनता है कार्पस ल्यूटियम। क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है
यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की दीवार, जो अभी हमने दिखाया था आपको, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को बढ़ाता है। ये इसलिए बढ़ाता है कि यदि इस सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म के बाद, स्पर्म के आने के चलते, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ही होगा, और अगर यूट्रस की दीवार एक्टिव नहीं है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन 21वें दिन 21 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, 21वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे 25 से 26 दिन आते आते, यानी 25 to 26 डेज आते आते आप देखेंगे कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो येलो ल्यूटियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, येलो ल्यूटियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम लोग कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ये कार्पस एल्बिकेंस में थोड़ा बहुत ब्लड भरा होता है, जो 28वें दिन 21 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, और इसके चलते थोड़ा बहुत उस दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा था, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा था, LH और FSH के साथ जाती दुश्मनी होती है, LH और FSH कम हो गया था। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल जब कम होता है तो प्रोजेस्टेरॉन के चलते ही तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस बड़ी हुई थी, मोटी हुई थी। तो अब प्रोजेस्टेरॉन के चलते अगर एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हुई थी तो प्रोजेस्टेरॉन तो चला गया, इसलिए अब एंडोमेट्रियम की दीवार भी टर्न होती है, और उसके चलते 5 से 6 डेज मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और ब्लीडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल ब्लड की टेस्टिंग करना चाहूँ तो इस ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड की खासियत होती है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल की, फीमेल के अंदर कैसे जो है मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। ये तब की बात है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फीमेल का ओवरी के अंदर ओवराइन स्ट्रोमा पाया जाता है। ओवराइन स्ट्रोमा जो होता है उसका 2 हिस्सा होता है, एक कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन होता है, और अंदर वाला मेडुला होता है। कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल के चलते ओगोनिया बनता है। ओगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनाता है, और प्राइमरी oocytes जब बनता है तो ओगोनिया जैसे ही प्राइमरी oocyte में जाने की कोशिश करता है, वह मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो होता है लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के रुक जाता है। ठीक है, अब जब वो डिप्लोटीन स्टेज में जाके रुक जाता है, तब जो आपका प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर एक थिन लेयर बनती है ग्रेनुलोसा सेल की, जो प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास बहुत सारे कपल ऑफ मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 2 मिलियन से ज़्यादा हर ओवरी के अंदर जो है फॉलिकुलर सेल पाई जाती हैं, यानी प्राइमरी फॉलिकल पाई जाती हैं। लेकिन जब 10 साल की उम्र तक पहुँचते 7,000 से 80,000 यानी 60,000 to 80,000 जो है उसको क्या बताइए, उसको फॉलिकुलर सेल मिलती हैं, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल मिलती हैं प्रत्येक ओवरी से। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके ऊपर 10 साल की उम्र में FSH और LH हार्मोन काम करना शुरू करता है, क्योंकि 10 साल की उम्र में जब फीमेल पहुंचती है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कंबाइंडली FSH और LH होता है। LH को ICSH भी कहा जाता है। अब इस पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, ग्रेनुलोसा सेल की थिकनेस को स्टिमुलेट करता है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और सेकेंडरी फॉलिकल में 2 लेयर बनकर के तैयार होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका इंटरना यानी अंदर वाले हिस्से से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थोड़ा बहुत और FSH निकाले, जिससे आपका जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट
कंप्लीट होता है और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो सेल बनती हैं, एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक रूडिमेंट्री सेल बनती है जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी बनने के बाद क्या होगा कि आपका सेकेंडरी oocyte तो बना है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन चुका है। अब होता है इसका डिफरेंशिएशन और टर्शियरी फॉलिकल डिफरेंशिएट होकर के बनाता है ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में अंदर वाली लेयर होती है हमारा जोना पॉलीसोडिया, जो नॉन सेलुलर लेयर होती है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो सेलुलर लेयर होती है। और उसके चारों तरफ होती है ग्रेनुलोसा सेल की लेयर, जिसको हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं। जब इसके ऊपर 14वें दिन यानी 14 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके ऊपर LH हार्मोन काम करता है, तो ये दो भागों में ब्रेक होता है। एक सेकेंडरी oocyte यानी कि एक तो सेकेंडरी oocyte बनता है जो आगे चल के ओवम बनाएगा, और एक बनाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है जिसका लेवल आपको बता दें कि 21वें दिन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 25 से 26 दिन जाते जाते ख़त्म हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने के चलते आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो येलो ल्यूटल बॉडी कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड पाया जाता है। और 28वें दिन मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने से उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग फर्स्ट डे होती है। बाकी चूँकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एंडोमेट्रियम की दीवार को थिक किया था जब लेवल बढ़ा था, इसलिए अब एंडोमेट्रियम की दीवार भी टर्न होती है और उसमें मैक्सिमम 5 से 6 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस को देखा जाता है। So this is all about condition when the fertilization will not takes place। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब की कंडीशन है कि फीमेल के अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा? ये तो पूरा प्रोसेस तब का है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। देखिए 14वें दिन LH का भी लेवल ज़्यादा होता है और FSH का भी लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए 14वें दिन उसको LH सर्ज कहा जाता है। एक ग्राफ बनाया है आपकी बुक्स में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है और LH और FSH का, उसको बहुत अच्छे से माइंड करके रखिएगा। एग्जाम में वो ग्राफ ही दे देगा और उसमें जो मेंशन किया है कि कौन LH है, कौन FSH है, कौन एस्ट्रोजन और कौन प्रोजेस्टेरॉन है, उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ये पूरा आपको फिगर दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा LH है, कौन FSH है, कौन एस्ट्रोजन और कौन प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। आपको बता दें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर फॉलिकुलर फेज होता है, फिर 14वें दिन ओवुलेटरी फेज होता है और फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुएशन, कैसे फीमेल के अंदर फॉर्मेशन होता है उसके जो गैमिट का और कैसे मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आप जानते हैं कि प्राइमेट्स के अंदर देखा जाता है, यानी कि एप के अंदर हो सकता है, मंकी के अंदर हो सकता है और ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। चलिए ये तो बात रही तब की जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कि 14वें दिन बाद एम्पुला स्थमस जंक्शन पे साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवम पहुंच गया। जब स्पर्म एम्पुला स्थमस जंक्शन पे पहुंच जाता है तो स्पर्म के हेड में पाया जाता है गोल्जी बॉडी और वहाँ से एक स्पेशल तरह का केमिकल बनता है जो कि क्या करता है, इस दीवार को तोड़ता है। इस केमिकल का नाम है हाइलुरिनाइडेज। हाइलुरिनाइडेज नाम का केमिकल इस दीवार को तोड़ता है। खासियत ये है कि अगर एक स्पर्म इसके अंदर इंटर कर गया तो इसका जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाने के चलते दूसरा स्पर्म इसमें इंटर नहीं कर सकता। जब ये स्पर्म इसमें इंटर करता है तो सेकेंडरी oocyte को फ्यूज करता है। जब सेकेंडरी oocyte को फ्यूज करता है तो यहाँ मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने से एक फिर से पोलर बॉडी बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, तो सेकेंड पोलर बॉडी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनती है। जब तक जाइगोट नहीं बनेगा तब तक सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, साथ ही साथ जाइगोट बनता है। जाइगोट जा करके इम्प्लांट करता है। जाइगोट कहाँ? जाइगोट यूट्रस के अंदर लगभग 7 दिन का पीरियड चलता है। 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो को मोरुला कहा जाता है ना। और 8 to 16 यानी कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इस सेल को ब्लास्टोमेयर कहा जाता है और 8 to 16 सेल स्टेज को मोरुला कहा जाता है। अब मोरुला आगे चल करके ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लास्टुला बाद में चल करके ब्लास्टोसाइट में।
अब ब्लास्टोसाइट की बात करता हूं तो जो ब्लास्टोसाइट है वो दो भागों में बढ़ता है, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल और दूसरा होता है इनर सेल मास। एक होता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट सेल और दूसरा होता है इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। अभी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझने के लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, पहले एक बार आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद अगर खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंपटीशन का लेवल बन जाएगा। इसलिए मैं एक पूरा कहानी की तरह इन सब चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तब कैसे समझना है, कैसे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, दोबारा आप क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन इस चैप्टर पे लगाइए और उसके बाद जो नहीं आता है उसको दोबारा सेल्फ स्टडी करिए। और हमेशा इस बात पे माइंड को कंसंट्रेट रखिए कि क्या क्वेश्चन हमारे नीट के एग्ज़ाम में आता है और क्या हमें पढ़ना है। आवश्यकता से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बायोलॉजी में PhD भी होता है जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गया और इनर सेल मास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होता है वो बनाता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होता है ये बनाता है प्लेसेंटा। जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला हिस्सा है और ये यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर यही जो है वो प्लेसेंटा बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और जो इनर सेल मास है उसमें पाई जाती है क्या, मास्ट सेल पाई जाती है, सॉरी मास्ट सेल नहीं, उसमें स्टेम सेल पाई जाती है। और स्टेम सेल पाए जाने के चलते स्टेम सेल टोटीपोटेंट सेल होती है। स्टेम सेल टोटीपोटेंट सेल का मतलब दुनिया के किसी भी तरह के सेल में जो शरीर को बनाने, शरीर के ऑर्गन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसमें वो चेंज हो सकती है। यही होता भी है यहाँ, ये सारे बॉडी के ऑर्गन को बनाती है। यहाँ एक अम्बिलिकल कार्ड बन जाता है और ये पूरा आपका बेबी बन जाता है, एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, अब 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ के बाद गेस्टेशन पीरियड चलता है, लगभग 9 मंथ के बाद जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा मदर की बॉडी को सिग्नल देता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब आपकी शरीर से बाहर जाना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो फिर मदर की बॉडी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो बेसिकली निकलता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, लेकिन प्राइमरीली स्टोर होता है कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो वहाँ से निकलता है क्या, वहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो फीमेल की जो एंडोमेट्रियम की दीवार, सॉरी जो मायोमेट्रियम की दीवार होती है, उस मायोमेट्रियम की दीवार पे काम करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ओवरी से रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो जैसे जैसे बेबी को साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिलैक्सिन हार्मोन निकल करके यूट्रस की दीवार को और साथ ही साथ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको रिलैक्स करता है, जिससे बड़ी आसानी से बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ सके। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा। ठीक है, अब 9 मंथ 7 डेज मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद बेबी बाहर आ जाता है। बेबी के बाहर आने के प्रोसेस को पास्टुरेशन कहते हैं, पास्टुरेशन कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, उसी दौरान जैसे ही बेबी बॉर्न होने वाला होता है, यानी कि 8 महीने 20 दिन 21 दिन, वैसे ही फीमेल की बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क को बनाता है। फर्स्ट मदर मिल्क को आपको बता दें, फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें IgA नाम का जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए धरती पर पहला अमृत उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो क्या करता है, मदर के अंदर मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि 8 महीने 20 से 25 दिन के दौरान ये बनता है। अब मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। जैसे ही पास्टुरेशन होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने से मिल्क इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से, और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसको क्या करता है, वो स्मूथ मसल पाई जाती है जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे बेबी
बाहर आ जाता है। बहुत सारी फीमेल जिसके अंदर न्यूट्रिशन की लैक होने के चलते नॉर्मल बेबी जब नहीं बॉर्न हो पाता है, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बहुत दर्द होता है, और उस दर्द को जब कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है तब सिजेरियन मेथड से बेबी को बॉर्न कराया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है। सिजेरियन मेथड से 2 से ज़्यादा बेबी को बॉर्न कराना मेडिकली सेफ़ नहीं है, इसलिए मैक्सिमम 2 बेबी बॉर्न होते हैं, और आज के डेट में बहुत ये कॉमन हो गया है। 95 to 97% जो डिलीवरीज होती है, जो पोस्टुरेशन होता है, वो सिजेरियन मेथड से होता है, क्योंकि कोई भी इतना दर्द टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में रही? फीमेल के अंदर कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, कैसे बेबी बॉर्न होता है। इसीलिए 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है उसके दौरान डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एक प्रोसेस होता है एमनियोसिंथेसिस, जो 3 से 4 महीने के अंदर ही करा लेना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए, उस एम्नियोटिक फ्लूइड का पता चल जाए कि बेबी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिज़िकली अनफिट है, तो या फिर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर ऐसा है तो उसका एबॉर्शन कराया जा सकता है, क्योंकि किसी भी जो है फिजिकली अनफिट आदमी को धरती पे आने का कोई अधिकार नहीं होता है, और अधिकार नहीं होता है इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर वो धरती पे आता है तो हम लोगों से, यानी जिसके पास हाथ पैर मुंह नाक दांत कान और दिमाग अच्छे हैं, वो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो तो एक साधारण सा एक मेडिकली अनफिट पर्सनालिटी है, तो उसको आना ठीक नहीं होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अबॉर्शन करा देते हैं। और ये जो है लीगल है, एमटीपी जो कि 1971 में हमारे देश में लीगलाइज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये लीगल है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमारे 2017 में भी एक लॉ आया है एमटीपी से रिलेटेड, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं लॉ में, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये पूरी जानकारी रही फीमेल्स के अंदर कैसे गेस्टेशन पीरियड चलता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि देखिए, जब 14वां दिन स्टार्ट होता है और आपका जो ब्रेकडाउन होता है, यानी कि एक कार्पस ल्यूटियम बनती है और साथ ही साथ क्या बनता है, साथ ही साथ सेकेंडरी ओसाइट बनता है। अगर साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवम एम्पुला स्थमस जंक्शन पे जाकर के मिलते हैं तो वहाँ इससे यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती है, एक्रोसोम जो है हमारा जो स्पर्म का हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा जिसको हेड रीजन कहते हैं उसमें एक्रोसोम उसको कहते हैं। मिडिल वाले रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए, और पीछे टेल पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब स्पर्म इंटर करता है तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाला हिस्सा टूट जाता है, सिर्फ यही वाला हिस्सा क्या करता है, इसके अंदर इंटर करता है, एक्रोसोमल रीजन इंटर करता है। और जब ये यहाँ इंटर करता है तब क्या करता है, सेकेंडरी oocyte इसको फर्टिलाइज, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करता है तो मियोसिस जो सेकेंड है वो भी कंप्लीट होता है, और यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और साथ ही साथ जाइगोट बनता है। जाइगोट 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 ब्लास्टोमेयर, 4 से 8 ब्लास्टोमेयर, 8 से 16 ब्लास्टोमेयर कन्वर्ट होता है। 8 to 16 ब्लास्टोमेयर को मोरुला कहा जाता है, और 16 to 32 से ब्लास्टोमेयर को ब्लास्टुला कहा जाता है। ब्लास्टुला फर्दर ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होती है, जिसमें 2 हिस्सा होता है, बाहर वाले सेल को ट्रोफोब्लास्ट सेल और अंदर वाले सेल को इनर सेल मास कहते हैं। जाकर के यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट होता है। जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है, जो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, जिसका नाम है प्लेसेंटा। और ये है अम्बिलिकल कार्ड, जिसके सहारे जो बेबी है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी रही किसके बारे में, फीमेल के अंदर कैसे बेबी कंसीव होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कैसे पता चलता है कि फीमेल कंसीव हो गई। तो आपको बता दें, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट सेल है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल जैसे ही बनता है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, HCG नाम का हार्मोन निकलता है, और यही हार्मोन की टेस्टिंग की जाती है। जो टेस्टिंग किट होती है वो टेस्टिंग की इसी हार्मोन की टेस्टिंग करके पता करती है कि फीमेल कंसीव हुई है कि नहीं हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रेशन इनटू द फीमेल। एक चीज़ और ध्यान रखना है बात को कि HCG और HPL, ठीक है, यानी कि ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, तो प्लेसेंटा से निकलता है, यानी ये जो जाइगोट बना है उससे निकलता है, लेकिन जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो ओवरी से निकलता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमें पढ़ना है, जैसे कि कैस्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, वेसेक्टॉमी क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ पढ़नी होती है स्पर्म से रिलेटेड, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, एथेनाजोस्पर्मिया।
ये सब अगले जब हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही।